नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अखिलेश एजुकेशन में। आज हम आप सबको बताएंगे सीटेट के बारे में। आप सब इस समय हम देख रहे हैं सभी बच्चे सीटेट की तैयारी में लगे हैं, लेकिन सीटेट की तैयारी में लगे हैं कैसे कर रहे हैं, जैसे टेट का सुपर टेट का पढ़ा जाता है उस प्रकार से सब रट रहे हैं। तो फ्रेंड, आप सबको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटने वाली चीज़ सीटेट की परीक्षा में नहीं आता है। इसमें किस प्रकार का प्रश्न आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी टाइप से आप लोग तैयार कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से टेट में पूछा जाता है या पेट में पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न सीटेट में कभी नहीं पूछा जाता है। तो हम सभी भाई बहनों से कहेंगे कि वे लोग ऐसी तैयारी करें कि जिससे सीटेट में पास हो जाएं। क्योंकि प्रत्येक वर्ष आप देख लीजिए कि बहुत कम परसेंटेज में लोग पास होते हैं। 6%, 8%, 11%, 12% सीटेट में यही पास होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वे समझ के नहीं पढ़ते हैं। जो भी पढ़ते हैं उसको वो रटते हैं, जो कि सीटेट का सिलेबस है ये रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है कि इसमें प्रश्न पूछ कैसा रहा है, प्रश्न पूछ कैसा रहा है, किस प्रकार से पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना है। और जो कि लोग क्या कर रहे हैं कि कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि सीटेट तैयारी किस प्रकार से की जाए, तो हम आपको बता दे रहे हैं। अनेक चैनल वाले, यूट्यूब वाले विभिन्न प्रकार का सिलेबस बता रहे हैं, किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, घुमा फिरा रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। आप जानते हैं पीछे की परीक्षा में जो सीटेट हुआ था वो पेपर आप निकाल के देख लीजिए, या यूट्यूब से पेपर को सर्च कर लीजिए, उसमें आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों, आप सब ऐसा तैयारी कीजिए कि जिससे आप सीटेट में सफल हो जाएं। ऐसा तैयारी न करें कि जो हम पढ़ करके भी वहाँ जाने के बाद ऐसा लगे कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं। तो तैयारी इसी प्रकार से हम 5-6 प्रश्न आपके सामने ऐसे लाए हैं जो सीटेट में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। आइए देखिए किस प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, ये हम 6 प्रश्न लिखे हैं और पहला प्रश्न किस प्रकार का है देख लीजिए। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। अब प्रश्न देखिए किस प्रकार से घुमा रहा है, एकदम सीधी तरह से प्रश्न नहीं पूछ रहा है। प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, यानी कि मानचित्र को समझने के लिए इसमें कौन सा कौशल अच्छा है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें चल ये देखा जाए कि कौन सा कौशल अच्छा है। पहला दिया है ड्राइंग एवं पेंटिंग कौशल। तो जब मानचित्र तैयार है तो उसमें ड्राइंग और पेंटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं सही है। दूसरा देखिए, एक ग्लोब की गणना। जब मानचित्र की बात हो रही है तो उसमें ग्लोब की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इसको भी काट दीजिए। अब तीसरा आता है कि अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए। मानचित्र की जानकारी की बात हो रही है कि मानचित्र को देखने के लिए कैसा कौशल का प्रयोग करना चाहिए, तो ये अर्थपूर्ण क्षमता का निर्माण के लिए इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, यानी कि उसके लिए हम ऐसा कौन सा कौशल प्रयोग करें कि जो मानचित्र में सहायक हो। तो इसलिए ये भी नहीं। अब आता है चौथा, ए लिखा गया है स्थान, दूरी और दिशा समझने की क्षमता।
तो स्थान मानचित्र में स्थान, दिशा, दूरी, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि मानचित्र का घटक होता है दिशा, दूरी, प्रतीक। दिशा, दूरी, प्रतीक, ये 3 मानचित्र के घटक होते हैं और यही इसके कौशल हैं, क्योंकि मानचित्र में इसी का प्रयोग किया जाता है कि मानचित्र में ऊपर क्या है और मानचित्र में नीचे क्या है। तो ऊपर नीचे बाएं दाएं देखने के लिए हमको दिशा की ज़रूरत पड़ेगी और स्थान की ज़रूरत हमको पड़ेगी कि कौन सा स्थान हमको मानचित्र में खोजना है। और दूरी नापने के लिए हमको स्केल का प्रयोग करना होगा या गुनिया का प्रयोग करना होगा कि कौन सी दूरी कितनी नापी जाए, किस प्रकार से नापा जाए। इसलिए दोस्तों इसमें ये सही है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कैसे पूछ रहा है, प्रश्न घुमा के पूछ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये समझने वाली बात है, न कि रटने की। अगर आप रटेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है ईवीएस पर्यावरण। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। पर्यावरण में कक्षाओं में पर्यावरण को समझाने के लिए कहानी के माध्यम से और कहानी कहने के से उसका क्या लाभ निकलता है, उसका उपयोग कैसा होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। और इसका विकल्प क्या दिया है, इसको देख लीजिए। इसका विकल्प दिया है पाठ को सुखद और रोचक बनाना। अगर पर्यावरण में कहानी को बता करके उसमें उसका उपयोग पूछ रहा है तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये जो ऑप्शन है पाठ को सुखद और रोचक बनाने के लिए नहीं कर रहा है। पाठ को सुखद और रोचक बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है पर्यावरण की अवधारणा को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। कैसा मदद करता है? तो जो पाठ को सुखद और रोचक बनाने में एक गलत है, ये सही नहीं है। अब दूसरा है छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। कहानी जो कहा जाता है और बताया जाता है बच्चों को, तो उसमें छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए होता है। कहानी बताने से छात्रों का जो बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। लेकिन इसमें पूछा है ईवीएस में अवधारणा। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है सी, शिक्षार्थियों के बीच भाषा का ख्याल रखने में। शिक्षार्थियों के बीच भाषा का ख्याल रखने में। अब पर्यावरण की बात हो रही है, कविताओं के द्वारा, कहानी के द्वारा उनकी मदद किस प्रकार से किया जा सकता है और पर्यावरण की अवधारणा को देखते हुए। तो यहाँ पे जो ये बात कही गई है कि शिक्षार्थियों के बीच भाषा का ख्याल रखने में, तो यहाँ पर भाषा का हमको ख्याल नहीं रखना है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं चौथा बचा है। आप तो समझ गए होंगे कि इसका मतलब इसका यही सही है। दोस्तों सही यही है। देखिए, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए पर्यावरण में हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी अवधारणा को समझते हुए हम उनको कविता कहानी के माध्यम से जो कुछ बताते हैं, उनको उनकी ऊर्जा, जैसे लिखा है छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए हम कहानी का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए, आप खुद सोच लीजिए कि इसमें रटने की चीज़ कहाँ है। इसमें सबसे पहले समझने की चीज़ है कि क्या आएगा और इसका उत्तर हमको कैसे निकालना है। सभी लोग YouTube पे देख रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रट रहे हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक इसको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए हम सभी भाई बंधुओं से कह रहे हैं कि सीटेट का पेपर देना है, जो आगे माने कि आने वाला है परीक्षा होगा,
तो उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है, उसको विस्तार से समझने की ज़रूरत है। अगर आप रटते हैं तो सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को ही पूरा समझ लेते हैं और समझने के बाद उसका उत्तर आप निकाल लेते हैं तो निश्चित है कि सफल हो जाएंगे। चलिए, ये हो गया। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब इसमें दिया है ऑप्शन ए में वन दिया है। तो जो आप जानते हैं पारिस्थितिकी में वन, पेड़ पौधे सब आते हैं, लेकिन ये वन पूछा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये वन नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा झील दिया है जो कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन है धान का खेत और प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो इसका उत्तर होगा धान का खेत। और चौथा ऑप्शन है घास का मैदान, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, भारत की सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी है? अब सोचिए, आप किताब पढ़ेंगे, उसमें रटेंगे और रटने से आपका इसका निष्कर्ष आपके सामने नहीं निकल पाएगा। स्वयं देख लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी है। तो इसका मतलब हम बता दे रहे हैं आपको। अनूप झील कहते हैं लैगून झील को, अनूप झील कहते हैं लैगून झील को। और ये लैगून झील भारत में कई जगह पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से पाए जाते हैं? वेम्बनाड का, अष्टामुंडी, चिल्का, पुलिकट, ये सब लैगून की झील कही जाती है। लैगून की झील जिसे अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। अनूप झील, लेकिन परीक्षाओं में पूछता है कि अनूप झील कौन सा है, अनूप झील किसे कहते हैं, या अनूप झील भारत में सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी है। चलिए देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी है। ये पुलिकट है, पुलिकट ये नहीं है। ये वेम्बनाड है, केरल में है, केरल में ये भी नहीं है। लैगून झील है, अनूप झील है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील, और वो भी अनूप झील, लैगून झील, यानी कि जो समुद्र के तटों पर पाया जाता है। जैसे कि परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कि भारत के तटवर्ती प्रदेश कितने हैं। तो भारत के तटवर्ती प्रदेश 9 हैं। 9 इसलिए हैं कि गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक ये 9 तटवर्ती प्रदेश होते हैं। 9 तटवर्ती प्रदेश होते हैं। तो आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी है। पुलिकट अनूप झील है। अनूप झील का मतलब लैगून झील, लैगून झील है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। वेम्बनाड झील ये भी लैगून झील है, यानी कि अनूप झील है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है, जो कि केरला में है। अष्टामुंडी ये भी लैगून झील है, अनूप झील है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। तो भारत देश की सबसे बड़ी अनूप झील क्या है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, और ये इसे कहते हैं भारत की सबसे बड़ी झील। और ये
इसका पानी भी खारा होता है। दक्षिणी भारत की सबसे खारे पानी वाली झील भी है ये, और इसी को अनूप झील के नाम से जानते हैं। अनूप झील, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनूप झील। प्रश्न कैसे किया, भारत की सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी है? पुलिकट नहीं है, वेम्बनाड नहीं है, अष्टामुंडी नहीं है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। अब ये लैगून झील क्या है, इसको भी हम साथ में थोड़ा सा बता दें। ये लैगून झील उसे कहते हैं कि जो झील तीन तरफ से महाद्वीपों से घिरा हो, यानी कि देशों से घिरा हो, चाहे क्या कहते हैं कि प्रदेशों से घिरा हो, और एक तरफ से थोड़ा सा भाग सागर से मिला हो। और सागर से मिला हो तो जब सागर बढ़ता है, जैसे कि ज्वार आता है, भांटा आता है, तो जब ज्वार भांटा आता है तो उसका पानी चढ़ता है। जब पानी चढ़ता है तो चढ़ करके झीलों में चला जाता है, और झीलों में जाने के बाद जब पानी वापस आता है, ज्वार भांटा जैसे होता है, जब पानी वापस जाता है तो वापस आते समय तो क्या होता है कि उसके जो बारीक कण होते हैं, जो उसको साथ में, जैसे कि परिवहन होता है, जैसे गाड़ी मोटर पे हम लोग बैठते हैं, वो हमारा परिवहन है। पानी के साथ में कंकड़ पत्थर रहते हैं, वो उनका परिवहन है। तो इस प्रकार से उनके साथ में जो मिट्टियाँ, बालू, ये सब रहते हैं, ये सब वहीं पे छूट जाते हैं, और छूटने के कारण बीच में अवरोध उत्पन्न होता है, पूरा पानी बाहर नहीं निकल पाता है और बाकी पानी बाहर चला जाता है। जो पानी इधर बच गया, तीन तरफ से प्रदेश है या वहाँ पे स्थल है, तो वो तीन तरफ से घिरा है, एक तरफ से मुंह खुला हुआ है और वो भी अवरोध उत्पन्न हुआ, पूरा पानी नहीं निकल पाता है। तो इसी को लैगून झील कहते हैं, और इसे अनूप झील भी कहते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ नहीं कहेंगे। केवल हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि सिर्फ आप लोग तैयारी दिमाग से कीजिए, समझ करके कीजिए, रटना नहीं है। अगर रटेंगे तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आप आगे सीटेट में की जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं जो भी पढ़िए समझ के पढ़िए, उसमें समझना है, न कि रटना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो आप लोग प्रश्न को भी देख रहे हैं, ऑप्शन को भी देख रहे हैं, ऑप्शन भी देख रहे हैं और प्रश्न भी देख रहे हैं, प्रश्न भी देख रहे हैं और इसका ऑप्शन भी आप देख रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? पहला है तापमान कम होगा, तापमान कम होगा। अब आप स्वयं सोच लीजिए ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस ऊपर, यहाँ से जितनी गैसें होती हैं, खतरनाक गैसें होती हैं, ये सब गैसें ऊपर जाती हैं, ऊपर जा कर के वहाँ पर एक परत बना लेती हैं। परत बनाने के बाद वहाँ से कुछ किरणें जो होती हैं कि वहाँ से नीचे आती हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारा समस्त धरातल जो भूमध्य रेखी पर है, उसके कर्क रेखा या दक्षिणी में क्या कहते हैं कि मकर रेखा है, वहाँ तक का भाग बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जब ये क्या कहते हैं कि ग्रीन हाउस के कारण जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हमारा जो धरातल है बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान ज़्यादा बढ़ता है, इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि जिसके कारण से ये यहाँ पे लिखा है कि तापमान कम होना, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव में तापमान ज़्यादा होता है। अब दूसरा देखिए, वर्षा कम होना। जब तापमान बहुत होगा, जब तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो बरसात भी बहुत ज़्यादा होता है, बरसात भी बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे लिखा गया है कि वर्षा कम होगा, इसलिए ये भी गलत है। अगला देखिए, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। तो ग्लेशियर, जब तापमान बढ़ेगा
जब तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ का पूरा धरातल जो है इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण इतना ज़्यादा गर्मी होती है, और इस गर्मी होने के कारण जो पहाड़ों के ऊपर जो बड़ी बड़ी पहाड़ की श्रेणियाँ हैं, जैसे हिमालय की श्रेणी, एंडीज की श्रेणी, राकी पर्वत की श्रेणी, ऐसी जो श्रेणियाँ हैं उसके ऊपर जो हिम है, जो बर्फ है, वो इतना ज़्यादा गर्मी के कारण वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। इसलिए ये सभी मत लगाइएगा, पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके विकल्प को देखिए, विकल्प को देखने के बाद उसको 2 बार 3 बार रिपीट करिए, प्रश्न को पढ़िए कि उसका उत्तर क्या निकल रहा है। आगे अंतिम क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको आपको देखने के लिए कि मतलब आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जैसे हमने आपको बताया उसी प्रकार से आप इस प्रश्न को देखिए कि क्या है 6वां प्रश्न, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं होता है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं होता है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं होता है, वो क्या है। ऑप्शन अगर और दे दिया जाए तो उसके बाद आप उसको निकालिए, या हम उसको पहले से ही आपको बता दें। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, पेड़ पौधों का वायु प्रदूषण का कार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों का वह कार्य जो पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, वायु प्रदूषण फैलाना पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। ये हम कुछ प्रश्न लाए थे आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि इस प्रकार से आप इसको तैयार कीजिए। उसको समझने की कोशिश करना है कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ें, किस प्रकार से इसको समझें कि जिससे कि हम सीटेट में निकल जाएं। सीटेट में बहुत कम परसेंटेज में लोग पास होते हैं, जैसे 100 में 8%, 100 में 12%, 100 में 11%, 8%, 9%, इस प्रकार से रिजल्ट आता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो हम आपको बताए हैं कि सीटेट में कैसे पढ़ना है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस प्रकार से दूसरी वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। नमस्कार दोस्तों।